आदाब, नमस्कार, हुल जोहार, सत श्री अकाल। देश के तमाम नागरिकों को संविधान दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज संविधान दिवस 26 नवंबर के दिन संध्या बेला में आपसे चंद बातें रखने के लिए आपके सामने मौजूद हूँ। संविधान सभा के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष महान विभूति न्याय के पक्षधर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम नमन करते हैं। उस संविधान को भी नमन करते हैं जिसने हम भारत के लोग भारत को एक स्वतंत्र पंथ निरपेक्ष राष्ट्र दिया, जिसमें स्वतंत्रता, भाईचारा, बंधुत्व तमाम चीज़ों को परोसा है हम लोगों के लिए। लेकिन कई एक संभावनाओं से वाकिफ़ थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो अपने इस संभावनाओं को व्यक्त करते हैं संविधान सभा के अंतिम अभिभाषण में, जब वह संविधान को सौंप रहे थे। उन्होंने कहा, जो बातें उन्होंने रखा है वो शब्द उनके ही आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा है कि आप उनकी भावनाओं को समझ पाएंगे। संविधान की जो दृष्टि है उसे आप देख पाएंगे और इस देश को आज भी संविधान का जो एक बड़ा दायरा है, एक विशाल दायरा है, संविधान ने जो एक विशालता हम लोगों को दिया है, आज भी हम उसे सामने नहीं ला पाए हैं। आज भी इस देश के अंदर जाति सर्वोपरि है, धर्म सर्वोपरि है और हमारा देश का जो संविधान अंतोगत्वा इस देश को संविधान के ही नीति निर्देशन के आधार पर चलना है। संविधान के दायरे में रह करके ही इस देश का विकास हो सकता है, देश की संपन्नता हो सकती है, देश के अंदर भाईचारा, बंधुत्व का विकास हो सकता है और हमारे अंदर जो अन्याय है, क्रूरता है, व्यभिचार है, वो सब तमाम तरह की चीज़ें समाप्त की ओर जा सकती है, भ्रष्टाचार ख़त्म हो सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि अंतिम समय में बाबा साहब अम्बेडकर जो प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, वो संविधान सभा में क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि आज़ादी का मतलब सिर्फ अधिकार पाना भर नहीं है। इसलिए हमारे संविधान में सरकार और नागरिकों के अधिकारों के साथ ही उनके कर्तव्यों का भी विस्तार से उल्लेख किया गया है। बाबा साहब ने संविधान सभा में दिए गए भाषण में कहा था कि स्वतंत्रता आनंद का विषय है, पर अब हमें अपनी जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देना होगा। उस यादगार भाषण के कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। महोदय, संविधान सभा के कार्य पर नज़र डालते हुए 9 दिसंबर 1946 को हुई उसकी पहली बैठक के बाद अब 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन हो जाएंगे। कहा जा रहा था कि अपना काम पूरा करने के लिए सभा ने बहुत लंबा समय लिया है। सच है कि हमने अमेरिकी या दक्षिण अफ्रीकी सभाओं की तुलना में अधिक समय लिया, लेकिन ध्यान रहे, अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के संविधान हमारे संविधान के मुकाबले में बहुत छोटा आकार के हैं। संविधान सभा में आने के पीछे मेरा उद्देश्य अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करने से अधिक कुछ भी नहीं था। जब प्रारूप समिति ने मुझे उसका अध्यक्ष निर्वाचित किया तो मेरे लिए यह आश्चर्य से भी परे था। मुझ पर इतना विश्वास रखने और देश की सेवा का अवसर देने के लिए मैं अनुग्रहित हूँ। मैं समझता हूँ कि कोई संविधान चाहे जितना अच्छा हो वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसके अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों, और यदि संविधान चाहे कितना भी बुरा हो वह अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हों।
राज्यों के अधिकार पर केंद्र हावी नहीं। मैं संविधान के किसी भी आलोचक को यह साबित करने की चुनौती देता हूँ कि भारत में आज की स्थितियाँ में दुनिया की किसी भी संविधान सभा ने संविधान संशोधन की इतनी सुगम प्रक्रिया के प्रावधान किए हैं। शिकायत की गई है कि संविधान में केंद्रीयकरण पर बहुत अधिक बल दिया गया है। संघवाद का मूल सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच विधायी और कार्यपालक शक्तियों का विभाजन केंद्र द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा नहीं बल्कि स्वयं संविधान द्वारा किया जाता है। हमारे संविधान के अंतर्गत अपनी विधायी या कार्यपालक शक्तियों के लिए राज्य किसी भी तरह से केंद्र पर निर्भर नहीं है। केंद्र अपनी ओर से इस विभाजन की सीमा रेखा को परिवर्तित नहीं कर सकता और ना न्यायपालिका ऐसा कर सकती है। हमें सतर्क रहना होगा। 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। उसकी स्वतंत्रता का भविष्य क्या है? क्या वह अपनी स्वतंत्रता बनाए रखेगा या उसे फिर खो देगा? यह बात नहीं कि भारत कभी एक स्वतंत्र देश नहीं था। विचार बिंदु यह है कि जो स्वतंत्रता उसे उपलब्ध थी उसे उसने एक बार खो दिया था। क्या वह उसे दूसरी बार खो देगा? यह तथ्य मुझे व्यथित करता है कि न केवल भारत ने पहली बार स्वतंत्रता खोई है बल्कि अपने ही कुछ लोगों के विश्वासघात के कारण ऐसा हुआ है। क्या इतिहास स्वयं को दोहराएगा? चिंता और भी गहरी हो जाती है कि जाति के व धर्म के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अतिरिक्त हमारे यहाँ विभिन्न और विरोधी विचारधारा वाले राजनीतिक दल होंगे। आखिरी सांस तक आज़ादी की रक्षा। हमें अपने खून की आखिरी बूंद तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। 26 जनवरी 1950 को भारत इस अर्थ में एक प्रजातांत्रिक देश बन जाएगा कि उस दिन से भारत में जनता द्वारा और जनता के लिए बनी एक सरकार होगी। प्रजातंत्र को वास्तव में बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्ठापूर्वक संवैधानिक उपायों का ही सहारा लेना चाहिए। इसका अर्थ है हमें क्रांति का खूनी रास्ता छोड़ना होगा। हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग और सत्याग्रह के तरीके छोड़ने होंगे। जब आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का कोई संवैधानिक उपाय न बचा हो तब असंवैधानिक उपाय उचित जान पड़ते हैं। जहां असंवैधानिक उपाय उचित जान पड़ते हैं, जहां संवैधानिक उपाय खुले हों, वहां इन असंवैधानिक उपायों का कोई औचित्य नहीं है। सामाजिक प्रजातंत्र बनना होगा, सामाजिक प्रजातंत्र बनाना होगा। हमें हमारी राजनीतिक प्रजातंत्र को एक सामाजिक प्रजातंत्र भी बनाना चाहिए। सामाजिक प्रजातंत्र एक ऐसी जीवन पद्धति है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करती है। सामाजिक धरातल पर भारत में बहुस्तरीय असमानता है। कुछ को विकास के अवसर और अन्य को पतन के। कुछ लोग हैं जिनके पास अकूत संपत्ति है और बहुत लोग घोर दरिद्रता में जीवन बिता रहे हैं। मुझे उन दिनों की याद है जब राजनीतिक रूप से जागरूक भारत की जनता इस अभिव्यक्ति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते थे। उन्हें भारतीय राष्ट्र कहना अधिक पसंद था। हजारों जातियों में विभाजित लोग कैसे एक राष्ट्र हो सकते हैं? जितनी जल्दी हम यह समझ लें इस शब्द के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ में हम अब तक एक राष्ट्र नहीं बन पाए हैं, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि तभी हम एक राष्ट्र बनने की आवश्यकता को ठीक से समझ सकेंगे। यदि हमें वास्तव में एक राष्ट्र बनाना है तो इन कठिनाइयों पर विजय पानी होगी, क्योंकि बंधुत्व तभी स्थापित हो सकता है जब हमारा एक राष्ट्र हो। अपनी जिम्मेदारी समझिए। स्वतंत्रता आनंद का विषय है, पर स्वतंत्रता ने हम पर बहुत जिम्मेदारियां डाल दी हैं। स्वतंत्रता के बाद कोई भी चीज़ गलत होने पर ब्रिटिश लोगों को दोष देने का बहाना समाप्त हो गया है। अब यदि कुछ गलत होता है तो हम किसी और को नहीं, स्वयं को ही दोषी ठहरा सकेंगे। समय तेज़ी से बदल रहा है। लोग जनता द्वारा बनाई
सरकार से उबने लगे हैं। यदि हम संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जिसमें जनता के लिए और जनता द्वारा बनाई गई सरकार का सिद्धांत प्रतिष्ठापित हो किया गया है, तो हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम हमारे रास्ते में खड़ी बुराइयों की पहचान करने और उन्हें मिटाने में ढिलाई नहीं करेंगे। देश की सेवा करने का यही एक रास्ता है, मैं इससे बेहतर रास्ता नहीं जानता। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने काफ़ी विस्तार से अपने अभिभाषण में इन बातों को दोहराया है, कहा है। उनके किताबों को पढ़ना चाहिए। वो हमेशा जाति का विनाश चाहते हैं। इस देश के अंदर धर्म सर्वोपरि है, जाति सर्वोपरि है, क्षेत्र सर्वोपरि है, तो फिर हमारा राष्ट्र एक कैसे हो सकता है? फिर हम राष्ट्र की कल्पना कैसे कर सकते हैं? एक देश की कल्पना कैसे कर सकते हैं? भारत जैसे विशाल देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है भारत। आप देखेंगे भारत में सालों भर कहीं ना कहीं चुनाव चलता रहता है। दुनिया का ये सबसे बड़ा लोकतंत्र इसलिए कहा गया है। बड़ा ही संघीय ढांचा है इसका। हम भारत के लोग हैं। आज भाषा को लेकर, लिंग को लेकर, आर्थिक असमानता को लेकर, रोजगार को लेकर, आपसी जो बंधुत्व की बात की गई है संविधान में, उसको लेकर, संविधान के अंदर जो समाजवाद की बात है उनको लेकर तमाम तरह की ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा रही है कि हमारे इस देश के नौजवान संविधान के आईने में जिन चीज़ों को देखना था उनके बजाय धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है, जाति के चश्मे से देखा जा रहा है। किसी की अन्याय, किसी का हिंसा, किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, वो तमाम चीज़ हम उन्हीं चश्मे से देख रहे हैं जिस चश्मे से सिर्फ बुराइयां दिख रही है। हम एक दूसरे के अंदर जो बुराइयां ढूंढ रहे हैं, असल में जो सामाजिक बुराइयां हैं उसके ऊपर चोट करने की ज़रूरत है और उसे किसी भी व्यक्ति को निजता के आधार पर नहीं लेना चाहिए। आज इस देश के अंदर सबसे बड़ा जो खतरनाक मोड़ है वह पूंजीवाद का है, कॉरपोरेट घरानों का है, और उसका जो गठबंधन हुआ है वो ब्राह्मणवाद के साथ हुआ है। इसे सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। अब देखेंगे, पूरा देश का इतिहास पढ़ लेंगे कि आज़ादी से पूर्व आखिर इस देश को गुलाम होने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब इस देश के अंदर विद्वान पंडित थे, शक्ति संपन्न क्षत्रिय थे, बढ़िया व्यापारी करने वाले वैश्य थे और गुलामों की ज़िंदगी जीने वाले शूद्र थे, तो फिर इस देश को गुलामी की ओर कैसे गया? क्यों अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए? क्यों मुग़लों के गुलाम हो गए? क्यों तुर्कों के गुलाम हो गए? जबकि आप देखेंगे सम्राट अशोक की सीमा कितना विशालतम सीमा है। आज उसकी कल्पना करें तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान सब आपके सम्राट अशोक की सीमा के अंतर्गत थे। आखिर वो सीमा कहाँ है? हमें सोचना पड़ेगा। संविधान ने हमें वो शक्ति दी है कि फिर से हम दुनिया के मजबूत, सशक्त, ताकतवर और एक सूत्र एकताबद्ध के साथ हम दुनिया के सामने सर उठाकर खड़े हो सकते हैं। आइए 26 नवंबर इस संविधान दिवस के अवसर पर अपने संविधान को जानिए, समझिए, पढ़िए, धर्मवाद, जातिवाद से ऊपर उठिए। असल में इस मुल्क को जितना धर्म ने बर्बाद किया है उतना किसी ने बर्बाद नहीं किया है। इसलिए आज देखें, संविधान आपको एक मजबूती दिया है, आप इसे बचाएं। संविधान भी आज खतरे में जा रहा है क्योंकि यह मुल्क फिर से उन्हीं कॉर्पोरेट घरानों के हाथों, उसी पूंजीपतियों के हाथों, उसी ब्राह्मणवादों के हाथ में चला गया है, जिसे बचाने की बहुत बहुत ज़रूरत है। सभी हमारे विनम्र श्रोताओं को विनम्र नमन करता हूँ और जय भीम कहता हूँ, जय संविधान कहता हूँ और अपने तमाम नागरिकों को नमन करता हूँ। जिंदाबाद, जिंदाबाद।